सुरजीत, भरत, दुर्गेश, अभिषेक, अनुज और शिवानी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से मुझे बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिस के लिए बुक बता दीजिए, कोई सी भी मार्केट से बुक ले लीजिए, सारी की सारी किताब एक जैसी हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी किताबों में सेम मिलेंगे, कोई सी भी ले सकते हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का घटना चक्र ले लीजिए, और अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो जो सेपरेटली सब्जेक्ट्स की घटना चक्र आती है वो ले सकते हैं। हमने सोसाइटीज, प्लेस और उनके फाउंडर्स लिख लिए थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए रिवोल्ट्स बिटवीन 1757 टू 1857, 1757 और 1857 के बीच होने वाले विद्रोह। 1757 से 1857 तक होने वाले विद्रोह। वीडियो क्वालिटी ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, रिजॉल्व कर दी जाएगी। आप केवल और केवल जो क्वालिटी आपको मिल रही है वहां से अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं उसमें मैनेज कीजिए। रिवोल्ट्स बिटवीन 1757 टू 1857 मतलब 1857 का विद्रोह होने से पहले हमारे देश में जो अन्य जनजातीय विद्रोह हुए थे या जो अन्य जन आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। 1757 से हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि भारत में अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो मजबूत होनी ही शुरू कब से हुई थी, 1757। और 1757 से क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, और प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 की क्रांति के बीच भी ऐसे कई सारे विद्रोह हुए थे, ऐसे कई सारे रिवोल्ट्स हुए थे जिनकी इतिहास में क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, तो एग्जाम में बहुत ही रेयरली होगा कि आपसे इनके बारे में पूछा जाए, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम आपको आंदोलन या विद्रोह का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा या किस कम्युनिटी के द्वारा शुरू किया गया था। इस टाइप से कुछ जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फकीर विद्रोह। सबसे पहले लिखिए फकीर विद्रोह या फकीर रिवोल्ट। लिखेंगे दैट वाज स्टार्टेड इन बंगाल, दैट वाज स्टार्टेड इन बंगाल फ्रॉम 1776 टू 1777। इसकी शुरुआत बंगाल में 1776-77 ईस्वी में हुई। वीडियो कट रहा है साइड से, अरे यार थोड़ा सा लोगों की वजह से चुक गया है, वहां पर मैंने फकीर विद्रोह लिखा है, बाकी सब ठीक है। दैट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल फ्रॉम 1776 1777। क्या था फकीर विद्रोह? ध्यान रखेंगे ये मुसलमान संतों का ही या घुमक्कड़ मुसलमान संतों का ही एक ग्रुप था जिसके नेता, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस विद्रोह के नेता कौन थे, तो ध्यान रखेंगे दैट वाज स्टार्टेड बाय मंजनूम शाह। ये मंजनूम शाह के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। ये कुछ मुस्लिम सेंट्स या मुसलमान संतों का ही एक ग्रुप हुआ करता था जिन्हें फकीर कहा जाता था, और उसी ग्रुप, उसी कम्युनिटी, उसी समुदाय के जो घुमक्कड़ मुसलमान थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए घुमा करते थे, जो मुस्लिम सेंट्स हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। और ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत बंगाल में की गई थी। शुरुआत करने वाले जो मुख्य नेता थे वो मंजनूम शाह थे, और ध्यान रखेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ मंजनूम शाह। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था बंगाल के जमींदारों से धन वसूली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब बंगाल में जमींदारों का प्रकोप बढ़ा और जमींदारों ने ही बंगाल के किसानों का शोषण करना शुरू किया या लोगों का शोषण शुरू किया, तो इसी फकीर जो समुदाय था इसी ने बंगाल के जमींदारों से धन लूटना और धन वसूल करना शुरू किया, जिसका नेतृत्व मंजूम शाह नामक एक संत ने किया था। लेकिन ध्यान रखेंगे आफ्टर हिज डेथ, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद, दैट मूवमेंट वाज लीडेड बाय, आफ्टर हिज डेथ या इनकी मृत्यु के बाद, दैट मूवमेंट वाज लीडेड बाय चिराग अली शाह। लिख लीजिए इनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व, इनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व चिराग अली शाह के द्वारा किया गया, जो इन्हीं के एक डिसाइपल या इन्हीं के एक अनुयायी या शिष्य थे। और ध्यान रखेंगे इसमें कुछ हिंदू लीडर्स या हिंदू नेताओं ने भी भागीदारी दी, या हिंदू नेता भी इसमें शामिल हुए और इस मूवमेंट को बढ़ाया। दो हिंदू नेताओं ने जिनके नाम थे भवानी पाठक और देवी चौधरानी, इनके नाम थे भवानी पाठक और देवी चौधरानी। सर अमीर खुसरो का प्लेस ऑफ बर्थ एटा ही होगा। मेरे भाई एटा अगर नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो कासगंज मिलेगा, क्योंकि वो जगह अब उत्तर प्रदेश में कासगंज जिला बन चुका है, और वहीं पर पटियाली नामक ग्राम में बुक में मंजनू शाह है, तो मेरे भाई मैंने भी तो मंजनू शाह ही लिखवाया है। ये लो, एक कह रहा है मंजू शाह है, तो भाई हो सकता है मंजनू को प्यार से है ना, और उसके निकनेम में मंजू कहते हो। इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जी हिंदू नेता, हालांकि ये मुसलमानों का विद्रोह था या मुसलमानों के ही फकीरों का विद्रोह था, लेकिन इसमें तो हिंदुओं ने भी भागीदारी निभाई थी, जिनके नाम थे भवानी पाठक और देवी चौधरानी।
इसके बाद अगला लिखेंगे अगला लिखिए सन्यासी रिवोल्ट या सन्यासी विद्रोह। अगला लिखिए सन्यासी रिवोल्ट या सन्यासी विद्रोह, जो लगभग 1770-80 के बीच में बंगाल में हुआ था। दैट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। इसकी भी शुरुआत बंगाल से हुई। दैट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, इसकी शुरुआत भी बंगाल से हुई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 18वीं शताब्दी के अंत में या 1770 और 80 के बीच में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने की वजह से ही जो वहां के लोग थे वो बहुत ज्यादा निर्धन, बहुत ज्यादा गरीब हो गए, और इसी भीषण अकाल की वजह से धीरे धीरे उनकी मृत्यु होने लगी। लेकिन ऊपर से उनके ऊपर जमींदारों के जो अत्याचार थे वो बढ़ने लगे। इसीलिए ये सारे के सारे जो सन्यासी लोग थे ये विद्रोह पर उतर आए। और ध्यान रखेंगे अगर इन सन्यासियों के बारे में बात की जाए तो ये कौन थे, ध्यान रखेंगे, दीज ऑल आर द फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य। ये सभी विद्रोही शंकराचार्य के शिष्य या अनुयायी थे। ये सभी विद्रोही शंकराचार्य के अनुयायी थे। और ध्यान रखेंगे इनका उद्देश्य, इनका एम हुआ करता था अंग्रेजों की कोठियों पर आक्रमण करके लूटपाट करना। पानीपत के तृतीय युद्ध में सूरजमल ने मराठों की थकी हारी सेना को शरण दी थी। अच्छा, जबकि आपके पहले लेक्चर में पढ़ा था कि सूरजमल ने मराठों को धोखा दिया था। अरे क्लास को दोबारा से देखिए, लेक्चर को दोबारा से देखिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि सूरजमल ने अपनी सेना के साथ पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की मदद नहीं की थी। अब हो सकता है वो आदमी आपका रिश्तेदार लगता हो, इसलिए आपको पर्सनली बुरा लग रहा हो। मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि सदाशिवराव भाऊ और सूरजमल के बीच में वार्ता हुई। पहले सूरजमल ने मराठों की मदद करने का आश्वासन दिया, वादा किया, लेकिन जब सूरजमल जाट के द्वारा इलाहाबाद के किले पर अधिकार मांगा गया और इलाहाबाद का किला सूरजमल जाट ने मांगा, तो क्योंकि इलाहाबाद का किला मुगलों का किला था और मुगलों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का काम किया करते थे मराठास, इसलिए मराठाओं ने मुगलों की रक्षा करने का वादा किया था। इस वजह से सदाशिवराव भाऊ ने सूरजमल जाट को इलाहाबाद का किला देने से मना कर दिया, और क्योंकि सूरजमल जाट को इलाहाबाद का किला नहीं मिला तो उसने मदद करने से मना कर दिया। सिंपल सी बात। तो अपनी सेना लेकर मदद करने नहीं गया, उसने अपनी सेना नहीं पहुंचाई पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो अल्टीमेटली इसको हम यही कहेंगे कि सूरजमल जाट ने मराठाओं की मदद नहीं करी, और बिना सूरजमल की ही सेना के मराठा जो सेना थे वो लड़ी अहमद शाह अब्दाली से। अब मुझे नहीं पता कि आपको इस बात में किस चीज के लिए दर्द हो रहा है। अब या तो हो सकता है आप सूरजमल जी की ही फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आप हो सकता है भरतपुर से बिलोंग करते हो, इसलिए आपको इस बात की टीस हो रही हो। ठीक है। और रही बात एग्जैक्टली क्या शब्द कहे गए थे दोनों के द्वारा, तो भाई साहब ना तो मैं जीवित था उस टाइम, ना टाइम पे, ना ही आप जीवित थे। तो बेटर है कि उस चीज से आगे बढ़ जाएं। ठीक है। और जो बाकी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जा रही है उन पर ध्यान दें। सूरजमल जाट मर चुका है, सदाशिवराव भी मर चुका है, और अहमद शाह अब्दाली भी मर चुका है, मराठास भी मर चुके हैं, मुगल्स भी मर चुके हैं। तो बेटर है कि आगे बढ़ गए हैं हम लोग, टॉपिक पर ध्यान दिया जाए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो आपके गांव में, आपके कस्बों में, आपके जिलों में क्या कहानी आपको बचपन से सुनाई गई है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कहानियों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तो आपको ये चीजें याद, ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसलिए जी, इस सन्यासी विद्रोह का जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों की कोठियों पर आक्रमण करके लूटपाट करना था। इसलिए सारे के सारे लोग मिलकर अंग्रेजों की ही फैक्ट्रीज और अंग्रेजों की ही कोठियों पर अटैक किया करते थे और वहां से उनके साथ लूटपाट किया करते थे बड़ी मुश्किल से। ध्यान रखेंगे इस विद्रोह को नियंत्रित करने में सफलता किसको मिली? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल को, जिसको हम वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे दिस रिवोल्ट वाज कंट्रोल्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। और हम सब जानते हैं हु वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा नियंत्रित किया गया। और ध्यान रखेंगे इसी सन्यासी विद्रोह का जिक्र, दिस रिवोल्ट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज बुक आनंद मठ। इस विद्रोह का जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपने उपन्यास, अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया गया है। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी द्वारा उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रदर्शित किया गया है।
बुक में लिखा है सन्यासी आंदोलन ही फकीर आंदोलन है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फकीर और सन्यासी का मतलब क्या होता है, सबसे मेन चीज। ठीक है ना भाई, जो हिंदुओं में गृह त्याग करके वैरागी हो जाते हैं वो लोग सन्यासी कहलाएंगे, और जो मुसलमानों में हो जाएंगे वो लोग फकीर कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमने फकीर आंदोलन में उस मुसलमान ग्रुप के बारे में बात की है जो घुमक्कड़ मुस्लिम थे, और सन्यासी विद्रोह में हम बात कर रहे हैं बंगाल के शंकराचार्य के अनुयायियों के बारे में। दोनों की दोनों घटनाएं अलग अलग है मेरे भाई। अब मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी बुक में ये दोनों घटनाएं सेम ही पढ़ी हैं। नेक्स्ट लिखिए पागलपंथी विद्रोह। अगला लिखिए पागलपंथी विद्रोह। और ध्यान रखेंगे ये भी एक धार्मिक संप्रदाय था, या ये भी एक रिलीजियस कम्युनिटी थी जो कहां पर सक्रिय थी, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में या उत्तर पूर्वी भारत में। ये भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या उत्तर पूर्वी भारत का ही एक धार्मिक संप्रदाय था। और ध्यान रखेंगे 1813 ईस्वी में इसका नेतृत्व टीपू के द्वारा किया गया। 1813 में इसका नेतृत्व टीपू के द्वारा किया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे इन 1833 दैट रिवोल्ट वॉज कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका दमन 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। और हम सब जानते हैं हु वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल ही कौन कहलाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहलाता है। अगला लिखिए वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट या वहाबी आंदोलन। वहाबी मूवमेंट या वहाबी आंदोलन लगभग 1820 से लेकर 1870 ईस्वी तक। और ध्यान रखेंगे दैट मूवमेंट वॉज पॉपुलर इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये आंदोलन उत्तर पश्चिम एवं मध्य भारत में प्रचलित था। वहाबी आंदोलन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और मध्य भारत में प्रचलित था। द फाउंडर ऑफ दैट मूवमेंट वॉज अब्दुल वहाब। इसकी स्थापना अब्दुल वहाब के द्वारा की गई थी। इसके फाउंडर हुए अब्दुल वहाब। लेकिन ध्यान रखेंगे दैट मूवमेंट वॉज और दैट मूवमेंट बिकेम पॉपुलर। दैट मूवमेंट बिकेम पॉपुलर बाय सैयद अहमद राय बरेलवी। लेकिन ध्यान रखेंगे इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो वहाबी आंदोलन हुआ वो वहाबी आंदोलन की तुलना 1857 के विद्रोह से की जाती है। और कहा जाता है कि जिस तरीके से एक बड़ा और एक व्यापक रूप से विद्रोह 1857 में किया गया था, बिल्कुल वैसे ही एक बड़े रूप में और व्यापक रूप में ही वहाबी आंदोलन भी हुआ था पूरे के पूरे उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में। इस मूवमेंट की शुरुआत तो अब्दुल वहाब के द्वारा की गई थी, लेकिन इसे पॉपुलर बना दिया गया सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा। और ध्यान रखेंगे सैयद बरेलवी के ही द्वारा 1830 में पेशावर पर अधिकार किया गया और वहां पर इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। और पेशावर में इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। लेकिन अगले ही साल इन 1831 ही डाइड। लेकिन 1831 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो गई। और ध्यान रखेंगे इसकी मृत्यु के बाद आफ्टर हिज डेथ इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना को बनाया गया। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना को बनाया गया। और अगर इसके एम और उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखेंगे इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहला टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इनका पहला उद्देश्य था अंग्रेजों से
भारत की स्वतंत्रता, और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट, एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। मुसलमानों को संगठित करके एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाए, यही इसका उद्देश्य था। लेकिन इसमें हिंदुओं ने कभी भी मुसलमानों का विद्रोह नहीं किया। कहने का मतलब ये उस समय की बात है जब हिंदू और मुसलमानों के बीच में ना तो राजनीतिक तौर पर कोई फूट पड़ी थी और ना ही धार्मिक तौर पर। सारे के सारे लोग एक साथ थे। आपसी भाईचारे के साथ ही मुस्लिम धर्म का संरक्षण करना, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना और एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की या राज्य की स्थापना करना ही उद्देश्य वहाबियों का था, जिन्होंने आंदोलन किया था। इसके बाद अगला लिखिए, कूका मूवमेंट या कूका आंदोलन। कूका मूवमेंट या कूका आंदोलन 1860 से 1870 के बीच। ध्यान रखेंगे, इट स्टार्टेड एज अ रिलीजियस मूवमेंट बट लेटर ऑन दैट बिकेम पॉलिटिकल। इस आंदोलन की शुरुआत तो धार्मिक रूप से हुई थी, लेकिन आगे चलकर यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शुरुआत धार्मिक आंदोलन के रूप में, लेकिन फिर इसका स्वभाव कैसा हुआ? राजनीतिक। लिखेंगे इट स्टार्टेड फ्रॉम वेस्टर्न पंजाब। इसकी शुरुआत पश्चिमी पंजाब से हुई। आपका न्यू बैच आ रहा है भाई, पता नहीं कौन सी बात कर रहा है यार, समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दैट स्टार्टेड फ्रॉम वेस्टर्न पंजाब, इसकी शुरुआत पश्चिमी पंजाब से हुई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, द फाउंडर ऑफ दैट मूवमेंट वॉज भगत जवाहरमल। इसकी स्थापना या इसके संस्थापक हुए भगत जवाहरमल, जो किस नाम से प्रसिद्ध थे? इन्हीं को सियान साहब कहा जाता था। यही सियान साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। और ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन का उद्देश्य सिख समुदाय के अंधविश्वास को खत्म करना था। इसका उद्देश्य सिख समुदाय के अंधविश्वास को खत्म करना था। और ध्यान रखेंगे, भगत जवाहरमल के बाद इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनका नाम था बालक सिंह। और बालक सिंह के ही द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और अपने अनुयायियों के साथ बालक सिंह ने ही वेस्टर्न पंजाब में या पश्चिमी पंजाब में हजारीबाग नामक स्थान की स्थापना की, जहां पर ये अपने अनुयायियों के साथ बैठा करते थे और वार्तालाप किया करते थे। इसके बाद ध्यान रखेंगे, द लास्ट लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह या इस आंदोलन के अंतिम नेता हुए राम सिंह। और ध्यान रखेंगे, राम सिंह को ही ब्रिटिश सरकार द्वारा या अंग्रेज सरकार द्वारा बर्मा के रंगून भेज दिया गया और पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा इस कूका आंदोलन को नियंत्रित कर लिया गया, इस पर अंकुश लगा दिया गया। यार उसमें ठंडी बोतल रखी होगी वाटर कूलर में, इसको रखिए बोले। हाँ जी, रामोसी रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड इन 1822। इसकी शुरुआत 1822 में हुई। एंड द प्लेस वॉज, ध्यान रखेंगे, और उसके बाद ध्यान रखेंगे, द मेन लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट वॉज उमाजी। इस विद्रोह का महत्वपूर्ण नेता उमाजी था। और ध्यान रखेंगे, इनका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लगाए गए
अधिक करों और लगान का विरोध करना था। और बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रामोसी विद्रोह की ही तरह महाराष्ट्र में मराठाओं के ही उत्तराधिकारी या मराठाओं के ही वंशजों के द्वारा एक और विद्रोह किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, गडकारी रिवोल्ट या गडकारी विद्रोह। ये भी इसी के साथ लिख लीजिए। और ध्यान रखेंगे, ये हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। मराठाओं के ही जो अनुवंशिक कारीगर थे या मराठाओं के ही जो अनुवंशिक कर्मचारी थे, उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ 1844 में, स्टार्टेड इन 1844, 1844 में किया था गडकारी विद्रोह या गडकारी रिवोल्ट। और ध्यान रखेंगे, द मेन लीडर ऑफ दैट रिवोल्ट वाज फोंड सावंत। ये फोंड सावंत के द्वारा शुरू किया गया था। दोनों का उद्देश्य एक ही था। ध्यान रखेंगे, रामोसी विद्रोह, रामोसी वो मराठा हुआ करते थे जो मराठाओं के दरबार और सेना में काम किया करते थे, लेकिन मराठा साम्राज्य खत्म हो जाने के बाद ये सारे के सारे लोग असहाय हो गए थे, लाचार हो गए थे अंग्रेजों की वजह से, और अंग्रेजों ने इनके ऊपर भारी कर और भारी लगान ला दिया था, जिसकी वजह से उमाजी के नेतृत्व में हुआ रामोसी विद्रोह 1822 में इसकी शुरुआत हुई। और बिल्कुल ऐसा ही विद्रोह जो मराठाओं के ही अनुवंशिक कर्मचारी और काश्तकार और कर्मचारी हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा गडकारी विद्रोह किया गया। ये कोल्हापुर में हुआ था 1844 में, जिसका नेतृत्व फोंड सावंत नाम के एक मराठा सरदार के द्वारा किया गया था। ये भारत में वो कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह थे जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम कुछ एक क्वेश्चंस बनेंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको हो सकता है कि रेयरली इसमें से कोई सवाल मिल जाए। यहां पर किसी ने लिखा था कि कुका आंदोलन तो 1857 के आगे चला गया। मेरे भाई, जो कुका विद्रोह करने वाली जो कम्युनिटी थी वो 1857 के विद्रोह से पहले ही तैयार हो चुकी थी, इसलिए मैंने यहीं पर इस विद्रोह के बारे में बात कर दी। अलग से उसकी हेडिंग डालने का कोई फायदा नहीं था। जी हाँ, रामोसी रिवोल्ट में 2 विद्रोह हुए थे। तो जो दूसरा विद्रोह हुआ था उसकी कमान उमाजी ने संभाली थी। जो पहले वाला विद्रोह हुआ था उसका कोई एक लीडर नहीं था, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के द्वारा किया गया था। इसीलिए रामोसी विद्रोह में जो मेन क्रेडिट जाता है वो उमाजी को ही जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पीसेंट रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स। किसान विद्रोह एवं आंदोलन। किसान विद्रोह एवं आंदोलन। राकेश यादव सर का बैच अब कब आएगा? अरे अभी तो आया संडे को बैच, 3 दिन ही तो हुए राकेश सर का बैच आए हुए। सर भूल, संथाल और गोंड के बारे में नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट मेरे भाई। वनडे एग्जामिनेशन में क्या, आईएएस पीसीएस में भी क्वेश्चन चेक करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, रेयरली कोई एक आध बार क्वेश्चन मिल सकता है, जरूरत नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे हैं जी। पीसेंट मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स, किसान विद्रोह और आंदोलन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले लिख लीजिए इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह। इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह जो हुआ 1859-60 में। क्या विद्रोह था और क्या कारण था इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह होने के पीछे? सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल के काश्तकार थे या जो बंगाल के कृषक थे, वो अपनी भूमियों में चावल की कृषि करना चाहते थे, लेकिन यूरोपियंस और अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती उन पर प्रेशर बनाया गया था नील की खेती करने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में आकर कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया था, कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर तो हम लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि किया करते थे, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती हमसे उन चीजों की कृषि करवाया करते थे जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ करता था। इसीलिए जब बंगाल के काश्तकारों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए उकसाया गया या प्रेशराइज किया गया, जबकि वो चाहते थे उसमें क्या करना, चावल की कृषि करना, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे उसी के फलस्वरूप बंगाल में हुआ इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह। और ध्यान रखेंगे इस विद्रोह की सबसे पहली घटना, फर्स्ट इंसिडेंट, इस इंसिडेंट की प्रथम घटना सितंबर 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई। तो कहने का मतलब यह विद्रोह शुरू कहां से हुआ? फ्रॉम नादिया ऑफ बंगाल एंड फ्रॉम गोविंदपुर विलेज। और विद्रोह करने वाले लीडर्स या नेताओं की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके नाम है, पहला लिखिए दिगंबर विश्वास और दूसरा लिखिए विष्णु विश्वास। क्योंकि सबसे पहले दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक ही लोगों के द्वारा नील की कृषि या जो नील की खेती थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई। और इन्हीं दोनों के नेतृत्व में, यही दोनों लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट, इस विद्रोह को, और इन्हीं दोनों के नेतृत्व में किसानों ने वहां पर नील की खेती बंद कर दी। और इसी का नतीजा यह हुआ कि 1860 में किसानों की एकता के कारण बंगाल के सभी नील कारखाने बंद हो गए।
और ध्यान रखेंगे जब पूरे के पूरे बंगाल में ही नील कारखाने बंद हुए तो बंगाल से और भी कई लीडर्स और भी कई बुद्धिजीवी लोग हुए जिन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे उन्हीं में से एक व्यक्ति थे हरीश चंद्र मुखर्जी, जिन्होंने हरीश चंद्र मुखर्जी, और ध्यान रखेंगे इन्होंने ही हिंदू पैट्रियट नामक न्यूज़पेपर में इस आंदोलन का समर्थन किया। इसके अलावा दीन बंधु मित्र के द्वारा इसी घटना पर एक प्रसिद्ध नाटक या ड्रामा लिखा गया जिसे हम जानते हैं किस नाम से, नील दर्पण के नाम से, जो क्या कहलाता है, नील दर्पण। नील क्या है? अरे मेरे भाई, हरे सफेद सूती वस्त्र को या कॉटन टेक्सटाइल को नीला रंग कपड़ों में रंग देने के लिए तो नील का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बताना पड़ेगा कि नील क्या है। और जब फाइनली बंगाल के बुद्धिजीवियों का भी समर्थन इस मूवमेंट को मिला तो ध्यान रखेंगे मजबूरन 1860 में अंग्रेजों के द्वारा इंडिगो कमीशन या नील आयोग बनाया गया। और ध्यान रखेंगे मजबूरन अंग्रेजों के द्वारा इसी नील आयोग की रिपोर्ट में यह रेकमेंड किया गया कि बंगाल के काश्तकार और किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और अगर बंगाल में किसानों और जमींदारों के बीच में कोई भी वाद विवाद होता है तो उसका जो समाधान है वो पूरी तरीके से कानूनी तरीके से किया जाएगा। क्या बात है। सूरज कह रहे हैं सर राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल ब्रिटिशर्स ने दिया था। ओके, बट आपने अकबर द्वितीय बताया है, ऐसा क्यों? तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था। किसने बताया आपको या आपने कहां पर पढ़ा, उसका मेरे को एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो मुझे जल्दी से बताइए कि आपने कहां से पढ़ा है कि अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। जल्दी से मुझे सोर्स बताइए, फिर मैं वहां से चेक करके आपकी बात मान लूंगा। मैंने तो सिर्फ ये बताया था कि जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था वो अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए उसने अपना राजदूत, अपना एम्बेसडर बनाकर राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन लंदन भेजा था और उन्हें राजा की उपाधि दी थी। ब्रिटिशर्स का नाम तो नहीं लिया गया था। अब पता नहीं आप लोगों ने क्या सुना, क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा, समझ में नहीं आया। सर हमने वीओडी लिया है हिस्ट्री की, उसमें इतना नहीं पढ़ाया जितना इसमें पढ़ाया। क्या करूं फिर बताओ, है ना, क्या किया जाए? क्योंकि जो वीओडी में आपने बैच क्लास देखी एज इट इज सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड वही सारी की सारी चीजें चले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और वीओडी लेने की जरूरत थी क्या आपको जब आपके पास लाइव बैच है तो, है ना। अब बेवकूफों वाली हरकतें खुद करते हैं और फिर उसके बाद कंपैरिजन शुरू। तो अगर आशुतोष तेरे को ज्यादा पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो तू फटाफट से ऑफलाइन हो जा, क्या दिक्कत है? ये लो, एक आदमी कह रहा है कि हमने सुना था आपने ब्रिटिशर्स बोले थे। क्या लिखा यार, ये तो ना हिंदी है ना अंग्रेजी है। चलो कोई बात नहीं भाई, जैसा ठीक लगे वैसा मान लीजिए। ठीक है, मुझे अभी आता है पढ़ाना यार, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। ठीक है, और आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा कर ही तो सीखूंगा मैं, क्योंकि अगर मुझे बुद्धिजीवी स्टूडेंट मिल गए, है ना, तो मुझे आसानी होगी ना फिर, क्योंकि जब मैंने आपको हैंडल कर लिया तो उन्हें तो हैंडल कर ही लेंगे। पता नहीं भाई साहब तुमने कहां से सुन लिया कि मैंने ये बताया आपको कि अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। चलो एनीवेज, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए कमेंट था, है ना, क्योंकि आपको मतलब तो किसी भी चीज से नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए पावना विद्रोह। अगला लिखिए पावना रिवोल्ट या पावना विद्रोह 1873-76। ध्यान रखेंगे ये भी बंगाल के ही पावना क्षेत्र से शुरू हुआ। अगर हम बंगाल के पावना क्षेत्र के बारे में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहां पर किसानों की 50% से भी अधिक भूमि पर अधिग्रहण और कर एवं लगान वृद्धि ही इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बनी। 1850 में जो अधिनियम, जो एक्ट पारित करके भेजा गया था, उसके तहत किसानों को कुछ संरक्षण दिया गया था उनकी भूमि पर अधिग्रहण करने और उन पर कर और लगान वसूल करने पर। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने जितना कर और लगान निर्धारित किया गया था उससे भी अधिक पावना क्षेत्र में कर और लगान लगाया और जितना निर्धारित किया गया था उससे भी ज्यादा किसानों की जमीन पर अधिग्रहण कर लिया। इसीलिए इसी का विद्रोह करने के लिए ध्यान रखेंगे 1873 में पावना में एक किसान संघ की स्थापना की गई। 1873 में एक
फीसेंट्स यूनियन या किसान संघ बनाया गया, और ये जो किसान संघ था ये बनाया गया था जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, उन्हीं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। और ध्यान रखेंगे ये विद्रोह पूर्ण रूप से 1874 में सिरूर तालुका नामक स्थान से शुरू हुआ और अलग अलग 33 क्षेत्रों में फैल गया और ध्यान रखेंगे जो किसान संघ इसके लिए बनाया गया था, इसी की सिफारिश पर फाइनली अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जो कहलाता है कृषक राहत अधिनियम या फीसेंट्स रिलीफ एक्ट 1873 में। और ध्यान रखेंगे इसी के तहत किसानों की भूमि हड़पने को प्रतिबंधित किया गया। इसी के तहत किसानों की भूमि को हड़पना प्रतिबंधित किया गया। इस आंदोलन का समर्थन दैट वाज सपोर्टेड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी एंड आर.सी. दत्त। बंकिम चंद्र चटर्जी और आर.सी. दत्त के द्वारा इस विद्रोह को समर्थन दिया गया और इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन के ही कुछ सदस्यों ने भी इस आंदोलन को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। और वो महत्वपूर्ण मेंबर्स कौन कौन थे? मेंबर्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इन लोगों के भी द्वारा इस आंदोलन को सपोर्ट मिला और सपोर्ट किया गया। और ये थे, लिख लीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारिका नाथ गांगुली। इन लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया पावना विद्रोह। किसने टैक्स लगाया था? अरे भैया टैक्स तो जमींदार और अंग्रेजी लगाएंगे, और कौन लगाएगा टैक्स? जमींदारी प्रथा नहीं पढ़ाई थी जब इकोनॉमिक इंपैक्ट पढ़ रहे थे? अगला लिखिए, फड़के मूवमेंट या फड़के आंदोलन 1879। में दैट वाज स्टार्टेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के। ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा शुरू किया गया और कहां पर? महाराष्ट्र में। दो कारण 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था महादेव गोविंद रानडे के द्वारा धन का बहिर्गमन सिद्धांत। मैंने आपको बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो दादा भाई नेहरू और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा दी गई थी। महाराष्ट्र में एक भीषण अकाल पड़ा था जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा अंग्रेजों के धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया था। इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर ही महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ फड़के आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों से मुक्ति और हिंदू राज्य की स्थापना। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा 1880 में फड़के को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जहां 3 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हुई। अभी फीसेंट मूवमेंट्स और कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन बाकी हैं, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने पढ़ने बचे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गांधी जी के द्वारा भारत में चलाए गए कुछ किसान आंदोलनों के बारे में। जिसमें हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हम बात करेंगे।
अवध किसान सभा के बारे में हम बात करेंगे, बारदोली सत्याग्रह के बारे में। तो कल मुलाकात होती है, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और ये टॉपिक हम जैसे ही कवर करेंगे, ये टॉपिक हम जैसे ही खत्म करेंगे, इसके बाद मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ने के लिए केवल 2 टॉपिक बचेंगे। एक इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना से आजादी तक, और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज। इसके अलावा एक टॉपिक और होता है मॉडर्न इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, जो आप ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ चुके हैं सबसे पहली वाली क्लास में। तो मॉडर्न इंडिया में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कवर होने में, और जैसे ही मॉडर्न इंडिया कवर होगा तो जिन जिन बैचेस में एंशिएंट और मेडिवल ऑलरेडी हो चुका है उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जिन लोगों का एंशिएंट बचा है फिर आप उसमें एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल मुलाकात होती है या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।